एंड हमने बेसिक मतलब एनसीईआरटी लेवल पे बेस्ड क्वेश्चंस की वेराइटीज देख चुकी है बहुत सारी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 5 पे। एंड शायद पिछली क्लास में तुम्हें कुछ एक क्वेश्चन शायद थिंक करने के लिए दिया था मैंने, राइट? तो उसी पे ही अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एक इरेशनल नंबर के जीआईएफ कोई पावर देके जीआईएफ पूछे तो एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन लिखना सब। √2 + 1। चलो इसको समझने से पहले कुछ और बेसिक सी चीजें पढ़ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन भी है, मैंने अलग से नहीं लिखवाई, बस बताया था। दैट इज x + y की पावर में n का एक्सपांशन क्या होता है? या तो जनरल टर्म में r गोइंग फ्रॉम 0 to n लिखो, या पूरा सीरीज एक्सपांशन लिख दो। क्या यही होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जवाब दो। यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं x - y की पावर में n, तो x - y की पावर में n क्या बनेगा? तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि जहां कहीं भी y है वो -y से रिप्लेस होगा। ये तो शायद सबको पता होगा, और ये चीज तो एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों में गिवन है। इसी की मदद से हम वो क्वेश्चन क्रैक करेंगे जो कल तुम्हें मैंने सोचने के लिए दिया था। ठीक है, मतलब वो जो पढ़ने वाले आज वो भी स्कूल में आ सकता है, वो एप्लीकेशन ही तो हुआ है, पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं, स्पेशली गुजरात बोर्ड, क्योंकि वो वैरायटी जीएसईबी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और हर साल पूछते थे। तो गुजरात बोर्ड वाले तो याद ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों से भी पूछ सकते हैं, और सभी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब जेई एक्सपेक्टेड है, मेंस एज वेल एज एडवांस। ये आएगा। आखिरी टर्म हमें पता नहीं है प्लस है होगी कि माइनस, वो डिपेंड करेगा कि n क्या है, तो अपन ऐसे ही -1/n करके लिख देते, ये तो सबको पता होगा। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स, दोनों एक्सपांशन का एडिशन करूं, हमने इस टाइप का सीक्वेंस एंड सीरीज में करा था, जब लॉग एक्सपोनेंशियल पढ़ा था तो अलग करते हुए एक अलग अलग सीरीज बना रहे थे, बीच बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग थी। तो x + y की पावर में n, x - y की पावर में n, जब ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, पर कुछ कुछ टर्म्स ही डबल होगी, कुछ कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो रही है, जैसे फर्स्ट टर्म डबल हो रही है, तो मैं डबल लिख देता हूं, nc0 x⁻n nc2 x⁻n-2 y² nc4 x⁻n-4 y⁴ and so on। यही आएगा, जिसमें से 2 डिवाइड कर दूंगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो इधर से हटा दूं ना 2, ऐसा लिख दूं। तो अगर इस टाइप का कभी एक्सपेंशन दिखे, ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी, रिवर्स इज आईएमपी। मतलब अगर इस टाइप की कोई सीरीज दिखती है तो तुम्हें रिवर्स सोचना है कि ये कुछ इस टाइप का है, और एक्स और वाई तुम्हें कुछ दे देंगे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ओके, न्यू स्टूडेंट, न्यू मतलब यहाँ के लिए, हाँ बेटा। ओके, तो वो तो ER01 के ही ना? हाँ, चल, नहीं आजकल एक नाम के बहुत बच्चे हो रहे हैं, उसमें दूसरे ER2 में तो बहुत सारे हैं, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब और तब ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ जब पेरेंट्स के उनके कॉल आते हैं, ये कौन है, मतलब बहुत टफ हो जाता है यार। कुछ में तो सरनेम भी सेम है, कुछ कुछ के नाम में तो और टफ हो जाता है। चलो खैर कोई नहीं। हाँ, नहीं चेहरे ऑनलाइन में कैसे पाए? पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके बेटे का चेहरा कैसा है, ऑनलाइन मुश्किल है। चलो खैर छोड़ो, हम आते हैं यहाँ पे x + y की पावर में n + x-, और जनरली जब भी ऐसा होता है तो एक अच्छा पढ़ता है और एक नहीं पढ़ता है,
तो फिर पता चल जाता है। और जिसका फोन आ रहा है मतलब ऑब्वियसली किसके पेरेंट होंगे वो समझ जाओ, तो वैसे हम डिसाइड कर लेते सर हैं। अच्छे वाले की भी हाँ जनरली वैसे नहीं आते हैं, फर्क पड़ता है ना, बोलने से पता चल जाता है ना कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है समझ जाओ, बहुत पढ़ रहा है कम पढ़ाओ तो समझ जाओ। तो x प्लस वाई की पावर में n प्लस एक्स माइनस वाई की पावर में n बाई 2 ये बन गया। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ कौन सी टर्म्स, इवन की ऑड? ऑड टर्म से हाँ। n इवन है, r इवन है, सॉरी r इवन। ऑड टर्म्स, ये जनरली हमें एक पहले भी मैंने बताया था, ये सफिक्स को देख के लगता है इवन, क्योंकि 0 to 4 तो इवन होते हैं। अरे बट भाई देखो तो टर्म्स तो ये ऑड है ना, ये याद रखना है। ये हो गया। तो सिमिलरली अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है डायरेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। सम ऑफ इवन टर्म्स, ओके। अब तुम चाहो तो इसकी जनरल टर्म भी बना सकते हो, पर जनरल टर्म थोड़ी सी बेकार बनेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी बन रही है NC2R, R गोइंग फ्रॉम 0 से, अब वो डिपेंड करता है n या n-1 कहीं तक भी जा सकता है, वो आखिरी टर्म इवन में चल रहा है ना वो अपना, तो वो n ऑड एक ही इवन उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि नीचे इवन है पूरा। x रेस टू n-2r y रेस टू 2r, कुछ इस टाइप की बनेगी ना जनरल टर्म, ऐसी ही कुछ बन रही है। r गोइंग फ्रॉम 1 कहां 0 से शुरू हो रहा है, कहां तक जाएगा वो अभी मैं नहीं कह सकता, वो डिपेंड करेगा n पे। सेम हम नीचे वाले की भी जनरल टर्म ऐसे बना सकते हैं। जनरल टर्म क्यों लिख रहा हूं, क्या पता तुम्हें क्वेश्चन जनरल टर्म में दे दे, तो यू शुड नो। और मैंने शायद तुम्हें पहले भी बोला है कि जब जनरल टर्म में समझ नहीं आए तो एक्सपांड, एक्सपांशन से नहीं फिर हो पा रहा तो जनरल टर्म से क्या पता क्लिक हो जाए, क्योंकि हमने दोनों तरीके पढ़े हुए हैं। तुम्हें क्लिक कहां से होगा वो डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे दोनों एक्सपांशंस बन गए। किसी को कोई डाउट? डब्बा तो बनना ही चाहिए। स्माइली अभी नहीं, वो क्वेश्चन में बनेगी। ये तो खैर इजी है, इसमें क्या है। चलो ये तो हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? इतना क्लियर है सबको? क्या ये याद हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में गिवन। ओके, तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन था इसका एप्लीकेशन बेसिकली √2 + 1 की पावर में 6 का GIF, क्या यही क्वेश्चन था? बिल्कुल यही क्वेश्चन था, √2 + 1 की पावर में 6 का GIF। ओके, अब इसके GIF की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? तो देखो अब ध्यान से, अगर तुमने ये ऊपर वाले दो एक्सपांशंस देखे होंगे तो तुम्हें एक चीज समझ आ रही है। इन जनरल तो ऊपर तो सभी की पावर एंड ऑल आती है, पर ये जो नीचे जो दो लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये जो y है, y की हमेशा इवन पावर आ रही है कि नहीं? फर्स्ट वाले में, एडिशन वाले में y की हमेशा इवन पावर आ रही है कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। और दूसरे वाले में ऑड पावर चल रही है। और x की पावर की अगर अपन बात करें तो अगर n इवन होगा, सुनना हाँ, यही क्लिकिंग फैक्टर है आगे जो मैं बताने वाला हूं आज की पूरी क्लास में। अगर n इवन हुआ तो ऐड वाले में x की इवन पावर आएगी, x मतलब फर्स्ट टर्म, y मतलब सेकेंड टर्म। दूसरे में आया अगर अपन तो n अगर ऑड होगा, n अगर ऑड होगा तो x की इवन पावर्स मिलेगी मुझे, और y तो हमेशा ऑड ही होगा। तो पहली टर्म में n से डिसाइड हो रहा है, पहली टर्म x में इवन पावर होगी कि ऑड पावर, वो n पे डिसाइड हो रहा है। और y तो डिपेंड n पे नहीं कर रहा है, जब भी ऐड कर रहे हैं तो इवन पावर, जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑड पावर। इतना समझ आया? ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो बस अब तुम्हें मजा आने वाला है इसका एप्लीकेशन देखने में, देखते जाना। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना क्लियर है, इतना ही डिकोड हो रहा है, पावर का खेल है। ये सब क्यों बोल रहा हूं, अब ये भी एक पॉइंट आता है। देखो यहाँ पे √2 + 1 की पावर में 6, कौन सा दुखदाई वाला पार्ट है इसमें? रूट।
अगर ये रूट नहीं होता तो तुम जितना भी बढ़ा दो यू कैन सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर. रूट आ गया, इट्स एन इरेशनल टर्म, यू कांट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, यू ऑल नो वेरी वेल. बट इफ देयर इज नो रूट साइन, या इफ देयर इज एनी वे इन विच वी कैन रिमूव रूट, we can easily solve the expression and we can find the exact value. इतना क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. आज आवाज कम आ रही है ऑनलाइन Yes, sir. स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन दो. ठीक है, चलो देखो इधर. तो अब तुम्हें आइडिया तो लग गया है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट टू फर्स्ट पोजीशन पर है कि सेकंड पोजीशन पर? फर्स्ट पोजीशन. और मुझे रूट हटाना है. तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब थोड़ा सा अभी जो मैंने बोला कि शायद अपन सेकंड वाला कुछ कहीं यूज हो तो हम अपन हटा सकते हैं. इवन वाले में नॉर्मल एक्स प्लस वाई में तो सभी टर्म्स आती है. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें लॉजिक समझ आ गया होगा. अब देखो क्या करते हैं. ठीक है, ध्यान से समझना सभी बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से देखना. हाँ, रूट टू प्लस वन की पावर में 6, ये जो भी कुछ होगा मान लेते इसको बोलते हैं हम p. p ये एक नंबर है, जो भी इसको एक्सपांड करके हमें एक वैल्यू मिलेगी, कैलकुलेटर से भी जो मिलेगी. पर इतना तो सबको तय होगा कि इसमें i प्लस एफ आएगा. कुछ i का पार्ट भी होगा और f भी पक्का होगा, f जीरो नहीं हो सकता है. 1.414 प्लस 1 की पावर 6, इरेशनल पार्ट तो चलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट तो आएगा, वो भले ही जो भी हो, कितनी भी वैल्यू. और हमें ये i निकालना है. हमें क्या निकालना है? i. हमें f से कोई मतलब नहीं और f कोई निकाल भी नहीं सकता है डायरेक्ट. f नो वन कैन फाइंड, वो इरेशनल टर्म है, कोई भी नहीं निकाल सकता है. अप टू इतनी डेसिमल तक बोले, ऐसा कि अप टू 10 तो बात अलग है, पर i तो निकाल सकते हैं हम. और वो भी तुम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, तुम मैन्युअली भी निकाल सकते हो. कैसे? ध्यान से देखना. इसको मैंने पूरे नंबर को p बोला और उसको i प्लस एफ में तोड़ दिया, क्योंकि कुछ इंटीजर होगा और कुछ फ्रैक्शन. तुम्हें ऊपर वाले लॉजिक से क्लियर हो गया होगा कि मुझे ये टर्म भी लेनी पड़ेगी पावर में 6. अब मुझे बताओ रूट टू माइनस 1 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 0.4. और फ्रैक्शनल की जैसे से पावर बढ़ेगी वो और छोटा होता है, 1/2 की पावर 2, पावर 3, पावर 4. तो देखा जाए तो इसमें तो इंटीजर पार्ट कुछ होगा ही नहीं, इसमें तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा. क्या उसको एफ डैश बोल दो? कोरोलरी है इसलिए एफ डैश ही बोल रहा हूं उसको. इतना समझ आता है? चल, इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बट अब मजा आएगा. अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले जिससे एग्जैक्ट वैल्यू मिले हमें, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? वो हमें पहले ही पता है, हमने कुछ रटा नहीं. क्या? कि हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे. क्यों? हमें रूट हटाना है. क्यों हटाना है? तभी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी. अब कैसे हटेगा? तो वो फर्स्ट टर्म में है. तो फर्स्ट टर्म की पावर कैसी चलती है देख लो, n(n-2) या n(n-1), n-3, दो टाइप के ही है, क्योंकि पहले वाले में तो सभी टर्म्स आती है. तो अगर n पे डिपेंड करेगा ना, तो n क्या है? E1 है. n क्या है? E1. इरेशनल टर्म फर्स्ट पोजीशन पर है तो n पे डिपेंड करेगा, और n है E1, तो मुझे लेना पड़ेगा एडिशन वाला, मुझे रूट हटाना है. अब जरा देखो, जिसको अभी कुछ भी डाउट लग रहा है तो एक बार ऐड करके देखते हैं. ठीक है, ऐड करके तुम्हें पता चल जाएगा. सब्ट्रैक्ट भी तुम बोलोगे तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, कुछ मिलेगा नहीं उससे. चलो ऐड करते हैं. ये आ गया, यही होगा ना? तो 2 टाइम्स करके लिख देते हैं इसको. बताओ क्या आएगा? पहली टर्म क्या आएगी? 6c0. वो याद रखने दोनों डब्बे जितने भी बनते हैं ना मैथ्स में, वो सब याद करने वाले डब्बे बनते हैं. 6c0 रूट 2 रेज टू 6, 6c2 रूट 2 रेज टू 4. दूसरा तो 1 है ना, वो तो दिखेगा ही नहीं. बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या तुम आरएचएस की वैल्यू निकाल सकते हो? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो, शुरू हो जाओ. Yes. ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करते तो अटक जाते ना. अगर सब्ट्रैक्ट करते तो पहली टर्म क्या आती? x की पावर में n-1, मतलब रूट 2 की पावर में 5. वैल्यू निकाल सकते हो? मैं तो नहीं निकाल सकता, तुम निकाल लो तो कर लो, सो मेरा क्या जा रहा है, पर मैं नहीं निकाल सकता इसलिए मैंने नहीं करा.
तो ऐड ही क्यों करा ये समझ में आया। आखिरी में तो मैं तुम्हें एक डब्बा बना के रटा ही दूंगा कि रट लो जिसको कुछ समझ नहीं आया, पर वो मजा नहीं आता मुझे पढ़ाने में, इसलिए अपन लॉजिकली समझ रहे थे, क्योंकि डब्बे ऐसे भूल गए तो एग्जाम में। चलो खैर, वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो वैल्यू, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, इतनी तो करनी ही पड़ेगी, इससे ज्यादा है एनसीईआरटी में कैलकुलेशन तो। तो 198. कितना आ रहा है? फिर RHS की वैल्यू 198. 2 इंटू करके, 2 मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो? यस सर. हाँ. ठीक है 198। ये अगर मैं वैल्यू नहीं भी निकालता, अगर मैं नहीं भी निकालता अभी फिलहाल, पर मैं इतना तो बोल सकता हूं ना कि वो जो भी वैल्यू होगी ओवरऑल वो एक इवन नंबर होगा। ये तो हम लॉजिकली भी बोल सकते हैं कि इवन होगा। क्यों? ट्वाइस ऑफ इंटीजर, इवन इंटीजर ही बोलेंगे ना, ठीक है, तो अपन इतना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऐड करा तो कितना बना मेरे पास? I प्लस एफ डैश, बोलो यही बन रहा है ना। अब मजा आने वाला है, देखते जाना। हाँ इतना क्लियर हो गया। अब लॉजिकल पार्ट शुरू होता है। बोलो ये सब भी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में था। I प्लस एफ डैश किसके बराबर आ गया? 198। चलो 198 अभी हमें नहीं पता तो अपन उसको 2k लिख देते हैं, जो भी आएगा 2k, तुम निकाल लेना जो भी वैल्यू आए। 198 ही आ रहा है तो 198 रख देंगे। अभी समझने के लिए मैं उसको k बोल रहा हूं, जो भी वैल्यू आए तो 2k बन गया। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब सुनना, I मेरा इंटीजर है, ये आ गया अपना पीआरएमओ का मैथ्स, ये भी मेरा इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश को इंटीजर होना पड़ेगा। यहाँ आएगी अब मेरे पास माइनस, पर ये सोचने वाली इसलिए बाल खड़े हुए। इंटीजर इंटीजर और इंटीजर, अरे ये सोचना है, ये नहीं सोचा तो गया क्वेश्चन एक हमारा। तो अगर ये इंटीजर है, अभी उतनी स्माइल नहीं आई, स्माइल तो दूसरे में आएगी, अभी देखना। तो f प्लस एफ डैश मेरा इंटीजर होना चाहिए। अब f क्या होता है भाई हमारा? f होता है मेरा 0 से 1। वैसे तो 0 क्लोज 1 ओपन होता है, पर हमें पता है कि वो प्योर इंटीजर नहीं है, वो होता तो डायरेक्ट ही पता चल जाता। तो 0 पे ओपन, 1 पे तो ओपन होता ही है, और एफ डैश भी तो वही है। ऐड जब करेंगे, इनइक्वालिटी कैन बी एडेड, इनइक्वालिटी कैन बी एडेड इजीली। तो f प्लस एफ डैश मेरा 0 ओपन से 2 ओपन, और इसको इंटीजर रखना है, तो ये वैल्यू तो 1 ही होगी। बाल भी वापस स्माइल तो बननी चाहिए भाई, f नहीं निकल सकता था ना, वो f डैश की वैल्यू निकल रही है, पर उन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन तो 1 ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर केवीपीवाई, फॉर केवीपीवाई, फॉर पीआरएमओ, फॉर आईआईटी, फॉर मेंस, फॉर बोर्ड्स। f प्लस एफ डैश 1, और अगर f प्लस एफ डैश 1 आ गया तो हमें तो i निकालना था, वो बनेगा 2k माइनस ऑफ f प्लस एफ डैश, मतलब 2k माइनस 1, मतलब i कितना आ गया? यही है ना, 198 आ रहा है ना, ठीक है 197, ये आ गया आंसर। तो इससे अब एक चीज, अब इससे कुछ तुम्हें समझ में आया, ये एक ऑड नंबर है, ऑड ही आएगा ना हमेशा, अगर इसके इसमें जाएंगे तो जो भी k की वैल्यू आती है 2k माइनस 1 तो ऑड ही होता है। तो इससे हमें एक चीज और पता चली, क्या पता चली? मतलब अब इसको तुम डिकोड और थोड़ा जनरलाइज कर सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, व्हेनेवर वी ऐड, व्हेनेवर वी ऐड, तो ये सिनेरियो बनेगा हर बार, ऐसे ही कुछ होगा, नंबर भले कुछ और होगा, पावर कुछ और होगी, पर पावर, हाँ पावर जो भी इवन ऑड वो देख लेंगे अभी अपन, पर जब भी ऐड करेंगे तो ऐसे सिनेरियो अपना बनेगा, और हमें क्या मिल रहा है? एक ऑड इंटीजर। तो ऐड करने से ऑड इंटीजर मिलता है। ऐड कब करेंगे? तो जब कभी भी इरेशनल पार्ट फर्स्ट पोजीशन पर हो, फर्स्ट पोजीशन पर हो, और पावर हमारी इवन हो। इरेशनल पार्ट फर्स्ट पोजीशन पे, पावर इवन, तो हमें पता है कि हमें हमेशा ऐड ही करना है, और अगर ऐड करना है तो ये सिनेरियो बनेगा बनेगा बनेगा, और इंटीजर मुझे मिलेगा ऑड। अब मान लो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए और एक ही ऑप्शन है ऑड वाला, टिक करो, आगे बढ़ो।
वी नो द लॉजिक की करना क्या है, क्यों करूं सॉल्व जब ऑप्शन में ही कह रहा है, ऑप्शन कह रहे तुमसे क्या मत करो सॉल्व मत करो, आवाज आएगी नहीं बट वो तो एक थोड़ा सा रहता है बात, वो बोल रहा है करते करते भी मत करो तुम सुन लो बस, तुम्हें सुनाई आ जाए वो बात तो मजा आ जाए, पर वो सुनाई तभी आता है जो पढ़ता है, क्लास नोट्स पढ़ता है। हाँ। 2+1 को 1+√2 आ रहे अपन उस पॉइंट पे भी, इतना क्लियर है, कोई डाउट? चलो अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है तुम्हें, कि दूसरा वाला जो भी तुम मानोगे उसको मैंने एफ डैश बोला है, ठीक है, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, अगर कभी ऐसा दे देते हैं तो तुम दूसरा नंबर ये मानते ना, अभी तो चलो 6 पावर है, मान लो 7 पावर होता है, ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें कौन सा नंबर लेना है, कॉन्जुगेट वाला एक तरीके से, पर ऐसा कॉन्जुगेट लेना है कि वो नंबर फ्रैक्शनल हो, ये प्रोसेस तभी एप्लीकेबल है, वरना तो नहीं, वो एफ डैश तभी लिख पाए ना हम कि वो फ्रैक्शनल नंबर है 0 से 1, तो सब्ट्रैक्शन वाला अगर 0 से 1 के बीच में नहीं आया तो हम नहीं लगा सकते, भले ही वो 1+√2 दिया हुआ है, हम उसको लिखेंगे √2+1 ही, क्योंकि 1 - √2 इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, और फिर भले समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में भले तुम्हें सेकंड पोजीशन पे देख रहा है रूट, ये कहानी में ट्विस्ट कर सकते हैं, पर वो लेना तुम्हें फर्स्ट पे ही है, क्योंकि तभी उसका कोरोलरी फ्रैक्शनल बनेगा, समझ आ गया? ठीक है, अब वो तुम बोलोगे सर पावर इवन में तो बात एक ही है, वो इन सब झंझटों में नहीं पढ़ना, अपन जनरलाइज पढ़ रहे हैं बेसिकली। तुम्हें क्या मानना है, मैंने जब बोला ना फर्स्ट पोजीशन पे इरेशनल हो, तो वो लॉजिकली बोल रहे हैं अपन, तुम्हें भले ही वो सेकंड पे दे दे, अरे a+b तो b+a भी होता है, हमें कहां पे देखना है जिससे उसका सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शनल बने, हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है फर्स्ट पोजीशन है कि सेकंड पोजीशन। अभी और करवा रहा हूं क्वेश्चन, वो तो अभी अपन सब जनरलाइज देखने वाले हैं अभी, पर ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं, मतलब ऐड करते हैं तो हमें ऑड इंटीजर मिलता है, और f + f' 1 होता है, f + f' क्या होता है, 1 होता है, मतलब f किसके बराबर हो गया, 1 - f', याद रखना, मतलब वो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ये होगा 1 - √2 - 1 की पावर में 6, अरे ये तो है ना, इसका फ्रैक्शनल नहीं पता, पर अभी हम जरूर जजमेंट दे सकते हैं, अगर पूछ ही ले 1 - दिस की पावर में 6, अगर फ्रैक्शनल पूछते तो बस उसको ऐसा लिख देते हैं। याद है मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें पहले बताया था, कैसे वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √3 दे दिया, तो उसको कुछ लिखना नहीं था बेसिकली, याद है किसी को, √3 - 1 लिखना था, फंक्शंस के टाइम पे मैंने तुम्हें बोला था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ √3 का फ्रैक्शनल पार्ट, एक क्वेश्चन दिया होगा यार, तो √3 का फ्रैक्शनल पार्ट कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट, पर मैं बता सकता हूँ, तो पर ये एग्जैक्ट, अरे यही एग्जैक्ट है, तुम बाकी कुछ भी लिखोगे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कैसे लिखा, दिस इज इक्वल टू x - gf ऑफ x, जो मैंने शीट दी थी तुम्हें फ्रैक्शनल की जीआईएफ की, उसका पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा कहीं पे था कि ये फ्रैक्शनल वालों को कैसे करें, नंबर को, क्योंकि √3 का फ्रैक्शनल पार्ट नो वन कैन टेल एग्जैक्ट, एवीपीवाई में एक बार पूछा था और बच्चे ने जवाब दिया था, और वो इतना इंप्रेस हुए कि मजा आ गया, पहला कोई बच्चा मिला है, क्योंकि सब क्या बोल रहे थे 0.414, किसी को 10 तक भी याद था, उन्होंने 10 तक भी आंसर बोल दिया डेसिमल तक, पर एग्जैक्ट बार बार ये बोला एग्जैक्ट, सर एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, पक्का, बोला हाँ सर, ओके डन, योर इंटरव्यू इज गुड, बाय बाय, और एक बच्चे ने बोल दिया √3 - 1, वो इंप्रेस हो गए, ये बोलना रहता है, बोलते ना वो जैसे होता है, ये इंटरव्यू का खेल होता है, तुम इंटरव्यू अब तो खत्म ही हो गया है, खैर तुम्हें नहीं पता लाइफ में, शायद कॉलेज में इंटरव्यू आएगा जब प्लेसमेंट एंड ऑल होगा, पर ये इंटरव्यू बहुत जरूरी होते हैं, पता है, उसमें हमें हकीकत और हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है, आईएएस के इंटरव्यू क्यों इतने फेमस है, ऑन स्पॉट क्विक डिसीजन लेना है भाई, वो कुछ भी बोले आपको जवाब देना है, गलत हो सही हो वो बात की बात है, पर वो समझ जाते हैं कि तुम किस अप्रोच पे जा रहे हो, अब बच्चे अड़ ही जाएंगे, 0.414 टीचर बोल रहा है गलत, जो वहां बैठा है उसने एक ने और बढ़ाया, रुको सर, निकालने का तरीका भी होता है, जितनी 8 प्लेसेस तक 10 प्लेसेस तक सब कर, वैसा बोल ही नहीं रहे, एग्जैक्ट वैल्यू √3 - 1 बोलेंगे, जैसे 1.9/2 होता है, ये तो बताया था, वो 0.9 कभी नॉन टर्मिनेटिंग में आता ही नहीं, तो ये चीजें याद रखो, कभी भी लाइफ में काम आ सकता है, ऐसा है ये, ठीक है, चलो तो ये सबको समझ में आ गया, तो जीआईएफ की वैल्यू भी मिल गई, देयरफॉर नाउ वी कैन राइट कि √2 + 1 के पावर में 6 के जीआईएफ की वैल्यू कितनी होती है, ऑड इंटीजर, ये हो गया,
तो अगर स्कूल एग्जाम में आएगा तो सबसे बन जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। Yes, sir. ओके चलो 2 प्लस रूट 3 की पावर में n अगर तुम्हें i प्लस एफ करके दे दे और इक्वल टू p भी दे दिया है, पूरा नंबर p। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के बता देता हूँ, वैल्यू तो निकालना आ गया, और कैसे पूछ सकते हैं, ये तुम्हें गिवन है। देन फाइंड p इंटू 1 माइनस एफ। ये वैल्यू, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं तुम्हें, ठीक है, ये वैल्यू निकालना है। अब ये कैसे करेंगे, तब तो पावर दिया ही नहीं है, n नेचुरल नंबर है, बस इतना कहा है, ऑड इवन भी नहीं कहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर दिया है। अब हमें पता है इन टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पर सब कुछ तभी कर पाओगे जब इसका कॉन्जुगेट बनेगा 0 से 1 के बीच में, वरना तो ये प्रोसेस है ही नहीं, हमें कुछ जो पढ़ रहे कुछ काम का नहीं है जब तक कॉन्जुगेट नहीं बनता है फ्रैक्शनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 3, 2 में से 1.732 जाता है तो क्या बचता है, फ्रैक्शनली होता है ना बेटा, इसको क्या रूट, अगर ये भी लिखते हैं वो क्वेश्चन में ऐसा होता तो भी तुम इसको यही लिखते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो पावर n भी फ्रैक्शनल नंबर होगा, तो क्या मैं उसको f डैश बोल सकता हूँ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। यस। ठीक है, मतलब हमें समझ आ गया है कि ये फ्रैक्शनल है, तो हमारी टेक्निक से अपन सब निकाल देंगे, अब ये हमारी टेक्निक पे बेस्ड है। पर अब ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट, अब इर्रेशनल टर्म आ रही है सेकंड पोजीशन पे, तो वो n पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि उसमें तो n पावर आती ही नहीं है। देखो देखो देखो, सेकंड पे हो तो पक्का ये कि ऐड करेंगे, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो इवन y की पावर। पावर 0, y स्क्वायर, y रेज़ टू 4 सब इवन पावर है, और रूट गायब हो जाएगा सब में से। सबट्रैक्ट तो नहीं करेंगे ना, सबट्रैक्ट सिर्फ एक ही केस में हो रहा है, जब फर्स्ट पोजीशन पर हो और n हमारी ऑड तभी होगा सबट्रैक्ट। तो इसमें भी हमें ऐड ही करना है, सबट्रैक्ट वाला भी एक दे दूंगा। पता चल गया ना क्यों ऐड करा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बस यही पॉइंट था, यस सर। ऐड। सर पर अब तो पावर n हम एग्जैक्ट वैल्यू, अरे पूछ भी नहीं रहे रे जी, आप थोड़ी ना पूछ रहे कोई एग्जैक्ट, दोनों को ऐड करके बटे 2 करो, बटे 2 नहीं, रहने दो, बटे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लिखो, NC नॉट 2 रेज टू n NC2 2 रेज टू n माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या ये मेरा i प्लस एफ डैश होगा, या p प्लस एफ डैश बोल दो, i प्लस एफ को p बोला है ना, ये बन गया। अब हम पूरी वैल्यू तो ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पर ये कुछ 2k टाइप का ही होगा ना, इंटीजर 2 इंटू के, ये एक इंटीजर ही है ना, यस सर। रूट हट चुका है, ये मेरा i प्लस एफ डैश है। अब मुझे बताओ, ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा इंटीजर है, therefore f प्लस एफ डैश इंटीजर होना चाहिए, और ये हमने पहले ही देख चुका है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगा, ओपन में तो एक ही इंटीजर आता है इस इंटरवल में, और वो है 1। therefore 2k is equal to i f प्लस एफ डैश 1 हो गया, f प्लस एफ डैश 1 है, याद रखना। तो i किसके बराबर आ गया, जो कि एक ऑड नंबर है, ऊपर देखा ही था ना, ऑड आएगा, n कुछ भी दे दे ऑड ही आएगा, n पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या n पे डिपेंड करेगा ऑड इवन होना, नहीं, अब वो जानबूझ के ऐसा देंगे, ऑलवेज ऑड इंटीजर आएगा, उसकी पूरे जेएफ की वैल्यू ऑड होगा व्हेन n इज दिस, ऑड होगा व्हेन n इज दिस, इवन होगा व्हेन n इज दिस, अरे हमेशा ही ऑड होगा, n पे है ही नहीं, डिपेंड ही नहीं करता है, और मतलब n ऑड हो या इवन हो, वैल्यू इंटीजर की हमेशा ही ऑड होगी, हमेशा ऑड होगी, याद रखें, ये हो गया, ठीक है। तो n ऑड होगा तब भी ऑड, n इवन होगा तब भी ऑड, ये आ गया। पर हमसे पूछा क्या है भाई, p इंटू 1 माइनस एफ, नाउ p इंटू 1 माइनस एफ, और थोड़ी देर पहले भी मैंने ऊपर बताया था, क्या 1 माइनस एफ मेरा एफ डैश ही है,
एफ तो नहीं निकाल सकते, बट 1 माइनस एफ तो मेरा एफ डैश ही है, बिल्कुल है। तो पी इंटू एफ डैश, ओ तेरी, ये नंबर इंटू ये नंबर पूछ रहे थे रे, मतलब 2 प्लस रूट 3 की पावर में n इंटू 2 माइनस रूट 3 की पावर में n आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी को वो तेरी है तो Yes, बन sir. गए। मतलब f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 भी बहुत काम का है। f क्या है, एफ डैश क्या है, ये सब पता होना चाहिए। p क्या माना है मैंने, वो जो भी फिर नोटेशन एग्जाम में यूज करे, अप्रोच समझ में आई। तो ऐड वाले में ये कॉन्सेप्ट होती है। अब किसी को लग रहा होगा सर एक आध इवन का भी बता दो, मतलब सबट्रैक्ट का भी बता दो, तो सबट्रैक्ट वाला भी देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट? ठीक है, गारंटीड इस पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे मेंस में। एडवांस तो कुछ नया टाइप का पूछेंगे, पर मेंस में तो यही आते हैं बस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। एक और लेते हैं, रूट 2 प्लस 1 की पावर में अब ऑड ले लेते हैं, चलो, की पावर में 21 आई प्लस एफ, जिसको मैंने बोल दिया पी। अब वैल्यू तो अपन GIF की नहीं निकालेंगे, वो तो तुम समझ जाओगे, निकाल भी लोगे, थोड़ी कैलकुलेशन होगी। मैं बस तुमसे ये पूछता हूं, चेक वेदर आई इज इवन और ऑड। तुम्हें पता है कि अगर मैं ऐड करूंगा तो पक्का ऑड आता है, पर अब यहां ऐड करेंगे कि नहीं वो जरा देखते हैं। रूट 2 प्लस 1 है, तुम्हारे दिमाग में 1 प्लस रूट 2 भी चलते रहना चाहिए, पर अब सब्ट्रैक्ट करके देखो किसका सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शनल है 0 से 1 के बीच में, रूट 2 माइनस 1। Root 2 minus. पावर 1 भी फ्रैक्शनल होगी तो वो एफ डैश होगा। मतलब अब तुम कुछ भी कर लो, इरेशनल पार्ट फर्स्ट पोजीशन पर है तो वो एन पे डिपेंड करेगा, और एन पे डिपेंड करेगा तो एन ऑड इवन पे डिपेंड करता है। तो अगर एन इवन होता, फर्स्ट पोजीशन पर है ना अपने, फर्स्ट पोजीशन पे अगर एन इवन रहता है तो ऐड होता, इवन है ना, रूट की पावर में इवन रूट हट जाएगा। पर अगर एन ऑड है तो ऑड माइनस ऑड इवन होता है, ऑड माइनस ऑड, तो ये इवन हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो अगर रूट हट जाएगा तो अब हम करेंगे सबट्रैक्ट, रटना तो नहीं पड़ेगा कभी भी, ठीक है। मैंने इसलिए इतना बताया क्योंकि खैर टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है इसमें समझाने में, बट अब ठीक है, उम्मीद करता हूँ भूलोगे नहीं और रिवाइज करते रहना बस। आगे तो मैं पूरा एक वो लिखवाई दूंगा जनरल स्टेटमेंट, रट लेना, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, ऐसे ही होगा ना, सबट्रैक्ट। ठीक है, अब सबट्रैक्ट क्यों करेंगे ये तुम्हें सोचना है। अरे जब रिवीजन करोगे तब की बात कर रहा हूं, तब तुम्हें सोचना है, मुझसे ही पूछोगे वरना एक फोटो भेज के सर ये वापस बता दो ना सबट्रैक्ट क्यों करा। तो मैं जाऊंगा वही एक्सपांशन पे, जा एक्सपांशन को मतलब ऑब्जर्वेशन कितना जरूरी है। एक चीज जो एनसीईआरटी में गिवन है उस पे बेस हजारों एप्लीकेशन है, मैथ्स में भी फिजिक्स में तो होता ही है। बस ये ना कि ऑब्जर्वेशन, अपन ने उसी एक्सपांशन को कितना अलग हटके देखा पावर को, और देखो वो रूट 2 में अपन ने इरेशनल में यूज कर लिया। चलो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, अब ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 21c, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21c 1 आएगा, रूट 2 की पावर में 21 माइनस 1, 1 तो वो 1 की पावर में 1 तो वो तो 1 ही रहेगा, 21c 3 रूट 2 की पावर में 21 माइनस 3, ये सब इवन हो जाएगा ना, मतलब इंटीजर आ जाएगा, ये मेरा इंटीजर है, मतलब 2 टाइम्स तो यहाँ पे भी आ रहा है ये, तो 2k इज इक्वल टू आई प्लस एफ माइनस एफ डैश। अब फिर से ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो f माइनस एफ डैश हमारा इंटीजर होना चाहिए। अब f माइनस एफ डैश को अगर तुम्हें इंटीजर रखना है, अगर इंटीजर रखना है तो क्या होगा, तो सबट्रैक्ट तो इनइक्वालिटी होती नहीं है, मतलब अगर तुम सबट्रैक्ट कर भी दोगे ये फ्रैक्शनल पार्ट f तो मेरा 0 ओपन ही रहेगा, क्योंकि कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट है, f डैश में भी कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट है और 1 कभी होता नहीं है। तो अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 ओपन से 0 ओपन एब्सर्ड आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इनइक्वालिटी कांट बी सब्ट्रैक्टेड, इनइक्वालिटी को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते वरना ऐसा अजूबे दिखेंगे। तो कैसे करे भाई, करना तो है, तो जुगाड़, जुगाड़ बोलो कुछ भी बोलो, माइनस तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन इनइक्वालिटी में, तो चेंज हो जाएगी साइन, -1 से 0 हो जाएगा। और अभी ऐड तो कर सकते हैं ना, ऐड कर दे इसे कहते हैं जुगाड़। 220 क्या 220 IQ IQ परसेंटेज अरे सर अच्छा है वो ये भी है ओपी यार, जो भी बोलो ठीक है, -1 से 1 हो जाएगा। तो f माइनस एफ डैश जो कि एक इंटीजर और इन दोनों पे ओपन है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, वरना 0 से वहां क्लोज आता तो सब जगह क्लोज भी हो सकता है, तो ये 0 ही होना पड़ेगा, इसके बीच में एक ही इंटीजर आता है। तो f माइनस एफ डैश 0 मतलब यहाँ पे f इक्वल टू एफ डैश होता है, तो यहाँ क्वेश्चन पहले की तरह बनेगा p इंटू एफ, और f मतलब ही f डैश, वो मल्टीप्लाई करना है। वहां पे क्या था, p इंटू 1 माइनस एफ, क्योंकि 1 माइनस एफ डैश बन रहा था पिछले क्वेश्चन की तरह, सेम क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। तो f इक्वल टू एफ डैश होता है, याद रखना, एफ डैश बोले तो ये मतलब, एक खास बात देखो, इस एक्सप्रेशन का फ्रैक्शनल पार्ट ये है सोचने में कितना अजीब सा लग रहा है ना, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ये नीचे वाला लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, पर अंदर गया थोड़ा सा निकल पाए तुम कि ये क्यों है फ्रैक्शनल पार्ट, समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। चलो, क्योंकि डिराइव हुआ है वो भाई, जो है सो है, आया है तो करेक्ट ही होगा, गलत तो कहीं किया नहीं। और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी को, पहले माइनस मल्टीप्लाई करके फिर, चलो f इक्वल्स टू एफ डैश हो गया। अब अगर f इक्वल टू एफ डैश हो गया है तो क्वेश्चन तो क्या था, अच्छा i के ऊपर था, कोई बात नहीं, अपन इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, पुट इन 1, इस इक्वेशन को पुट इन 1, तो 2k इज इक्वल टू i प्लस 0, तो i आ गया 2k, मतलब इवन इंटीजर। मतलब जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो एक ही केस में होता है, जब इरेशनल फर्स्ट और एन ऑड, तभी क्या मिलेगा हमें, एफ डैश के बराबर और इवन इंटीजर, बस ये दो चीज याद रखनी है, समझ आ गया। बस इसी को तुम लिख लो और इसको अपन जनरलाइज कर देते, नीचे लिख के मैं कर देता हूँ। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में जो x और y की वैल्यूज है, उन दोनों के बीच में इतना सफिशिएंट स्पेस ही नहीं है कि इन लोग को सब्ट्रैक्ट करके एक टोटली इरेशनल वैल्यू हम लोग निकाल पाए, तब हम लोग क्या करेंगे? बेटा सुनो 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 सुनो, मैंने पहले ही कंडीशन लगाई हुई थी कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो फिर बोलते हैं ना इसके एप्लीकेशन इस फील्ड में, ऐसा बोलते हैं कि हर फील्ड में, ऑब्वियसली नहीं। किसी एक स्लॉट में तुम क्रिकेट भी देखते हो तो ये बंदा ऐसी पिच पे खेल सकता है, सब पिच पे खेलेगा तो कोई ऐसा हर कोई बिलियर्स नहीं होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन ऐसे कुछ कुछ होते हैं जहां पे हम हर चीज हर जगह लगा सकते हैं, पर ये कब एप्लीकेबल होगा, जब जो भी तुम्हें गिवन है उसका फ्रैक्शन, उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शनल बन गया, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए और वैल्यू निकालना आनी चाहिए भाई, होंगे, ठीक है, वरना सब गया गोबर हो गया सब, ठीक है। तो बेटा शेल्डन हम तभी यूज कर सकते हैं, इज दैट क्लियर, तब ही हम यूज करेंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो देंगे भी ऐसा, ठीक है। बस जरा सा क्या कर सकते हैं, 1 प्लस रूट 2 की पावर में 21 दे देते हैं, तो 1 माइनस रूट 2 नहीं करना है, वो रूट 2 माइनस 1 ही होता है। और उससे फिर, क्योंकि अगर तुमने 1 प्लस रूट 2 देख लिया, सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा हमेशा ऐड करते हैं, तो सभी उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना। तो अपन ने जो अभी तक पढ़ा, क्या उसका एक डब्बा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में, इस टाइप के क्वेश्चन है, क्या तुम निकाल के कर लोगे ना सॉल्व? लेवल 1 लेवल 2 में है, मुझे टिक करवाऊं मैं, इससे अच्छा कि तुम खुद ही ढूंढना, थोड़ा ढूंढना, तुम्हें मिलेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नहीं बने तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, तुम हाँ मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बस वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बाकी है, इसके बाद हमारे पास एक ग्रेटेस्ट टर्म निकालना बाकी है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पढ़ चुका है, ग्रेटेस्ट टर्म नहीं पढ़ा है, वो बताऊंगा मैं तुम्हें क्या है वो थ्योरी, देखते हैं आज ही हो पाएगा तो आज कर लेंगे, और फिर कोफिशिएंट्स पे पूरी थ्योरी आएगी, और फिर वो रिमाइंडर टेक्निक, फाइंड द रिमाइंडर। क्रिश है कि नहीं? शायद वो है नहीं, शायद अटेंड नहीं कर रहा है, कुछ बोल रहा था उसने।
तो उसने पूछा था, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीआरएमओ में भी कि रिमाइंडर निकालो यू, पर उसमें सॉल्यूशन में बाइनोमियल यूज करा हुआ रहता है, तो वो इसी टॉपिक में आएगा। चलो खैर, तो अगर हम देखें तो बोल सकते हैं अपन, इफ इरेशनल पार्ट सेकंड पोजीशन पर है, अब तुम समझ जाना वो फर्स्ट पे भी हो सकता है, वो समझ में आ जाए ना, जब कॉन्जुगेट, जिसका किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं अपन, जिसका कॉन्जुगेट 0 से 1 के बीच में हो, फ्रैक्शनल हो, तब उसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि अगर इरेशनल पार्ट सेकंड पोजीशन पे दिखता है तो वी विल ऐड, और अगर ऐड करेंगे तो f प्लस एफ डैश यहाँ पे 1 आता है, इसका भी यूटिलिटी हमने देख चुका है, और जो इंटीजर होगा उस नंबर का, जो भी वो नंबर दिया गया है, वो इंटीजर क्या होता है हमेशा, ऑड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. इफ इरेशनल पार्ट फर्स्ट पोजीशन पर है, दो ही तो टर्म होगी मेरी, x प्लस वाई की पावर में n का GIF टाइप का अपन देख रहे हैं। अगर इरेशनल पार्ट फर्स्ट पोजीशन पर है तो n पे डिपेंडेंट हो जाएगा, पहले नहीं था, डिपेंडेंट। अगर n ऑड, अगर n इवन, अगर n इवन तो हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो f प्लस एफ डैश 1 होगा, और इंटीजर कैसा मिलेगा हमें, ऑड ही मिलेगा। पर जब n ऑड, जैसा कि अभी अपने देखा था ना, और फर्स्ट पोजीशन पे इरेशनल और पावर ऑड, f equal to f dash, और ये कंडीशन लगी हुई है तभी ये वैलिड है, सब कुछ, सब पॉइंट्स ओके। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, f इक्वल्स टू एफ डैश होगा, और एफ डैश क्या होता है वो मैंने बता ही दिया तुम्हें, और उसका ही तो मतलब गिवन क्वेश्चन का फ्रैक्शनल अपन एफ डैश के टर्म में अपन देख सकते हैं, और इंटीजर होगा इवन। तो ये पूरी थ्योरी सभी बच्चों को समझ में आई, जो हमने अभी हाफ एन आवर ऑलमोस्ट ले लिया, और ज्यादा ही लिया है, पर समझ आ गया होगा, अब तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मतलब अभी हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं बेसिकली, जो कॉन्सेप्ट अब हमने पढ़ लिए बाइनोमियल की। इतना क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, चलो आगे बढ़ते हैं, yes sir, लिख लो जल्दी से। हो गया? अब इसके और भी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, तुम कर लेना, ठीक है, मैंने बता दिया है इसमें, क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, और दिए हुए हैं हमारे मॉड्यूल में, इनके एप्लीकेशंस दिए हुए और भी बहुत, मैंने जो मेन था की फैक्टर वो मैंने बता दिया कैसे करते हैं। अब अगर अपन आगे बढ़ते तो एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, केवीपीवाई में पूछा गया था, मैं बताता हूँ क्या है। ये खत्म हो गया अभी अपना पार्ट, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। एक मैक्सिमम वैल्यू, सर वॉइस लैग हो रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। yes
हाँ, आवाज आ रही है सबको? जोर Yes, से sir, बोलो। आ रही है। हाँ, Yes, sir. क्या हो गया? जोर से बोलो। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन दिख नहीं रही होगी अभी, रुको। हाँ, बताना आप स्क्रीन दिख रही है? Yes. ओके। Yes, sir. थोड़ा नेट का इश्यू है, तो अगर आवाज कटती है तो बता देना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? देखो इधर क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 100 माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो। पिछले संडे हमने कुछ डिस्कस किया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था कि जब भी नीचे का सम ऊपर दिखाई दे तो हम रिवर्स वे में एनसीआर में बदल सकते हैं। ये हमने डिस्कस करा था क्लास में। तो अगर तुम देखोगे नीचे का सम ऊपर बन रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? Yes, sir. तो ये बेसिकली 100 सी आ रही है। हो गया क्वेश्चन। दिस इज नथिंग बट अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यू ऑल नो वेरी वेल कि एन मेरा इवन है, तो n बाई 2 पे मिलेगा मुझे मिडिल टर्म के अकॉर्डिंगली 100 बाई 2 मतलब 100 C 50। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? No, sir. नो सर। तो ये याद रखना है, बहुत छोटा सा, और यहाँ पे तो और भी कुछ मतलब दे सकते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि कैसे अपन एनसीआर में बदल रहे हैं। ये भी एक एप्लीकेशन ही तो है एनसीआर में बदलना, और एनसीआर लॉजिक्स हमने और देखे हैं बहुत सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट है और रिमेंबर करके भी कर सकते हो अपन, इसका पूरा डेरिवेशन भी देखने वाले हैं। इफ द मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर में n, n के बजाय 2n ले लो क्योंकि फिर वो n ऑड इवन पे डिपेंड कर जाएगा, तो बेटर है 2n मतलब इवन ही हो जाएगा। इफ द मिडिल टर्म, और फिर हाँ जो भी हमारा फॉर्मूला बनेगा उसमें अगर n होगा तो n को फिर n बाई 2 से रिप्लेस कर देना, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर में n के लिए भी वो वैलिड हो जाएगा, जो भी हम देखेंगे। ठीक है, इफ द मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर में 2n where x is greater than 0 n belongs to natural number is the greatest term, is the greatest term. If the middle term, इस एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म अगर ग्रेटेस्ट टर्म होती है, टर्म होती है, ठीक है, तो टर्म का ग्रेटेस्ट होना सिर्फ एनसीआर के ग्रेटेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो स्टेटमेंट बोला समझ में आया? टर्म और कोएफिशिएंट का ग्रेटेस्ट दोनों में फर्क है। जब अपन एक्सपांड करते हैं तो क्या बनता है 2NCR x रेज़ टू 2r बन रहा है यहाँ पे, तो क्या ये भी उतना ही डिपेंडेंट है ना मैक्सिमम टर्म बनाने में जितना ये डिपेंडेंट है? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। Yes, sir. तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हर बार ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल टर्म ही होगी, बट यहां बोला गया है कि अगर मिडिल टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म में बदल देना है तो देन x, ऑब्वियसली x पे भी डिपेंडेंसी हो रही है, तो x किस इंटरवल में होगा ये हम डिराइव भी कर लेंगे, n अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन में n, x ग्रेटर देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं देंगे तो एक और इंटरवल आ जाएगा, वो अपन देख लेंगे। ये याद रखना है, पहले तो ये याद कर लो, डिराइव एंड ऑल अपन सब कुछ करने वाले हैं और आज ही इस पार्ट को भी खत्म करेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म को भी। और अगर तुम चाहो तो एक्सरसाइज 9.1
एक्सरसाइज 9.1 अब तुम कर सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही कर पाओगे देखा जाए तो, ठीक है, और बाकी सेक्शन ABC में से और भी कर सकते हो, बट एक्सरसाइज 9.1 अगर करके आओगे तो कोई डाउट आएंगे तो देख लेंगे, वैसे तो अब हो जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 ट्राई योरसेल्फ एंड ऑल तो तुम कर लेना। मैं अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो 9.1 आप कर सकते हो, यह टॉपिक आखिरी है। इसके बाद के टॉपिक सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड है, जो कल से मैं फिर शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अपन आते हैं वापस से हमारे पॉइंट पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, तो 1 प्लस एक्स की पावर में 2n को जब एक्सपांड करेंगे, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, तो मिडिल टर्म जो बनेगी अगर वो ग्रेटेस्ट टर्म है तो x पे कुछ बाउंडेशन होगा, और वो क्या होगा? अगर x इस वैल्यू के इंटरवल में लाई करेगा तभी मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगी, वरना तो कोई और टर्म मिलेगी। इतना समझ आता है? याद हो जाएगा सभी को? अगर ये क्लोज इंटरवल है, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर करके दे दें तो ये वैल्यू रिवर्स में भी हो जाएगी, पता होगा शायद तुम्हें, वो मॉड ले लो वैसे भी समझ सकते हो। तो एक इंटरवल ये भी आएगा और एक इंटरवल ये भी आ जाएगा। और अगर n यहाँ पे तुम्हें 2n दिया था ना, ये याद रखना, ये पावर 2n है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर में 11 दे दिया तो तुम कुछ मत करना, तुम 2n को 11 से इक्वेट करना और n हो जाएगा 11/2। तो इस सभी जगह पे n की जगह 11/2 रख देना, तब तुम्हें मिडिल टर्म की ग्रेटेस्ट बनानी तो रिलेशन मिल जाएगा। जनरली तो वो इवन ही देंगे, बस कंपैरिजन सही करना। पावर इज नॉट n, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला पावर इज 2n। समझ आया सबको? फर्क है, मैं फिर कह रहा हूं, बस ये रटो तो ढंग से रटो बस, बाकी कोई मनाही नहीं, और याद तो रखना ही है ये। अब डिराइव कैसे करोगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। 1 प्लस एक्स की पावर में 2n में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी बोली है? मिडिल टर्म बोली है। अगर ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल टर्म है, अगर ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? अगर n इवन है ना, यहाँ पे 2n मेरा इवन है, तो बाई 2 प्लस 1th टर्म होती है मेरी इवन, क्योंकि ऑड टर्म्स होगी और एक ही मिडिल टर्म आती है, तो हमें पता है। मतलब n प्लस 1th टर्म विल बी द मिडिल टर्म, मतलब tn प्लस 1 विल बी द मिडिल टर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। मैं पूरा डिराइव नहीं करूंगा, बस तुम्हें बता रहा हूँ आइडिया, तुम भी कर लोगे वो तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो r कितना हो जाएगा? n हो जाएगा ना, एक कम होता है। ये सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आता है? यस सर। मतलब tn प्लस 1 की मेरी ग्रेटेस्ट टर्म होगी ना, क्योंकि मिडिल को ही ग्रेटेस्ट बोला है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? ये वैल्यू अपने बगल वाले से बड़ी होगी तो पीछे वाले से भी बड़ी होगी। अरे ग्रेटेस्ट कब बोलते हैं अपन? जब आजू बाजू वाले से बड़ी होगी। एक पैटर्न चलता है, तुमने देखा होगा, जिस तरीके से बाइनोमियल कोएफिशिएंट में एक पैटर्न चलता है, वैसा ही x के साथ भी होगा तो एक पैटर्न चलता है। अब वो कैसा है? वो AOD के थ्रू हम जब डेरिवेटिव एंड ऑल करेंगे तो पहले इंक्रीजिंग होता है, फिर डिक्रीजिंग, ऐसे ही बनता है, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मतलब एक बीच में टॉप मिलेगा मुझे, माउंटेन। अरे फंक्शन को जैसे डेरिवेटिव करते हैं ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड ऑल वैसा आता है, वैसा। तो x के रिस्पेक्ट में भी जब तुम डेरिवेटिव एंड ऑल करोगे तो ग्राफ तुम्हें ऐसे ही दिखेगा। ये NCR में बिहेवियर रहता है, वैसे ही NCR x⁻r में भी ऐसा ही कुछ बिहेवियर होता है, बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। अब वो बढ़ने वाला मतलब ये चेंजिंग पॉइंट मिडिल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं रहेगा, ये ऐसा भी जा सकता है, थोड़ी देर बढ़ा मतलब और फिर नीचे जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी भी बढ़ जाए मैक्सिमम, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है ना वो, x के इंटरवल की। अभी तुम्हें बोल दिया कि मिडिल ही है। अगर जैसे तुम्हें बोल दिया जाए कि 4th टर्म ग्रेटेस्ट है, तो कुछ करना नहीं है, मिडिल में जैसा कर रहे हैं वैसे 4th के लिए भी करना है। क्या? T4 T3 से बड़ा होगा और T5 से भी बड़ा होगा। समझ आ रहा है? इक्वालिटी क्यों लगाई? तो तुम्हें पता है कभी कभार NCR NCN-R के भी बराबर होता है, और क्या पता वो x ऐसा हो कि ओवरऑल वैल्यू आजू बाजू से बराबर भी आ जाए, मतलब दो टर्म में भी मिल जाता है ना कभी मैक्सिमम, जैसे NCR में हो जाता है मैक्सिमम n जब अपना अगर पावर अपनी होती है ऑड, तब अपन बोल सकते हैं वैसा। वैसे ही यहाँ पे इक्वालिटी क्यों आई समझ में आया? इसलिए इक्वालिटी, वरना ओपन भी बोल सकते हैं अगर रिपीट नहीं हो रही है ग्रेटेस्ट टर्म
पर ये समझ आया कि नहीं कि कोई भी टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म बोल दे, फिफ्थ टर्म ग्रेटेस्ट, तुम्हें क्या करना है, T5 greater than T4 और T5 ग्रेटर देन T6, वैसा। इतना क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। ठीक है, एक और चीज, हम जब बात कर रहे हैं ना ग्रेटेस्ट टर्म की, तो एक चीज याद रखना, वैसे तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 दिया है, अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं देते तो भी हमें एक चीज याद रखनी है, ग्रेटेस्ट टर्म जब भी बात करते हैं ना तो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये याद रखना। अब ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है, हर एक Time टर्म पे depend। आफ्टर एक्सपांशन, जब अपन एक्सपांड करेंगे सभी टर्म्स लिख देंगे, तो हर एक टर्म का मॉड लिया जाता है और फिर जो मैक्सिमम मिलेगी वो मेरी ग्रेटेस्ट, मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज बात करते हैं हमेशा, वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक आध टर्म बीच में नेगेटिव भी हो गई तो भी हमें क्या लेना है उस टर्म का भी मॉड। तो जो हम देख रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम, बेसिकली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मतलब हर एक टर्म का मॉड लेने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो, ये सबको समझ आता है? ठीक है, तो अगर x बिलोंग्स टू r भी दे देते तो भी वैसे ही होता। तो अगर न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मॉड लगा देंगे, फिर अरे मॉड आना चाहिए ना, फिर मॉड वाइज बात कर रहे हैं अपन फिर। पर यहाँ पे तुम्हें बोल ही दिया है एस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो क्या मॉड लगाने की जरूरत है? नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, और इन जनरल भी जरूरत नहीं रहती है। तुम बस ये याद रखना, जो भी इंटरवल है उसका एक नेगेटिव वाला भी इंटरवल वैलिड होगा। जैसे 3 से 4 आ रहा है तो -4 से -3 भी होगा, अगर इन जनरल बात करें तो तुम तो बस पॉजिटिव वाला भी देख सकते हो। पैटर्न समझ में आ गया ना, कैसा चेंज आता है, आजू बाजू वालों से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि पैटर्न उसका वैसे ही चलता है जैसा मैंने बताया, और वो कैलकुलस से आता है, वो अब तुम्हें याद रख लेना है बस ऐसे ही। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अगर ये हो गया तो अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूं, नहीं इसको उल्टा लिखो, वैसा बताता हूं क्यों। ये दोनों ट्रू होना चाहिए, एंड तो जो भी इंटरवल आएगा दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं ये भी तुम्हें बताऊंगा अभी। तुम्हें याद है एक फॉर्मूला होता है NCR अपॉन NCR माइनस 1, उससे डायरेक्ट NCR सिंप्लीफाई हो जाते हैं, पता है कि नहीं? तो Tn+2 क्या होगा, Tn+2 क्या होगा इसमें, 1 + x की पावर में 2n में, 1 + x की पावर में 2n में, जनरल टर्म बोलो 2NCR x⁻r। तो Tn+2 मतलब r कितना हो गया, n+1, तो 2NCn+1 x⁻n+1 अपॉन 2NCn x⁻n। अरे Tn+1 में r कितना होगा, n होगा, ये लेस देन इक्वल टू 1। अब NCR अपॉन NCR माइनस 1 याद है, तो n यहाँ पे 2n है, माइनस r जो बड़ा वाला रहेगा, +1 अपॉन में r, क्या ऐसे ही कुछ पढ़ा था, और एक x और मल्टीप्लीकेशन में है, समझ आया? अरे यार n-r +1 अपॉन में r होता है रे। अब n यहाँ पे 2n है, r यहाँ पे n+1 है, बड़ा वाला जो होता है, ये बार बार थोड़ा स्पेसिफाई करूंगा। ये कितना हो गया, n अपॉन में n+1 टाइम्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, सब पॉजिटिव ही है, n+1 अपॉन में n, मतलब x मेरा n+1 अपॉन n तक या उससे छोटा। देखो क्या था अपना आंसर, n अपॉन में n+1, कहाँ गया, n+1 अपॉन में n होना था, n+1 अपॉन में n ही तो है, हाँ वही तो है, n+1 अपॉन में, ये आ गया, उससे छोटा होगा। तो सिमिलरली दूसरा वाला डायरेक्ट लिख दूं, सिमिलरली, मतलब ये प्रूफ क्यों बताया, समझ में आया? ये प्रूफ बताने का ये रीजन था कि अब तुम्हें कोई भी टर्म बोलते ग्रेटेस्ट है, फोर्थ पूछ ले, थर्ड पूछ ले, तो x का इंटरवल बताओ, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? क्या बहुत टफ नहीं है प्रूफ? ये कहां से उठाया, ये हमारे मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन रेफर। चलो सिमिलरली, तो इससे आ जाएगा x, एक और क्या आएगा, n अपॉन में n+1। ये सॉल्विंग आसान होती है इसलिए मैंने इसका प्रूफ तुम्हें वैसे बता दिया। तो x बिलोंग्स टू कितना होगा,
n अपॉन में n प्लस 1 से n प्लस 1 अपॉन में n। तो अब तुम खुद ही देखो कि अगर मॉड होता तो ये मॉड वाइज आता, तो मॉड ओपन होता है तो तुम्हें पता है मॉड x a से b, तो x मेरा माइनस b से माइनस है यूनियन a से b हो जाता है, x ग्रेटर देन 0 था। अगर तुम्हें एग्जाम में मतलब ओपन इंटरवल दे दे क्लोज के बजाय ओपन दे दे तो भी हो जाएगा ना। ओपन मतलब तब भी टिक कर सकता हूं, मतलब वहां उन्होंने माना है कि वो रिपीट नहीं हो रही है ग्रेटेस्ट टर्म, तो अगर ओपन भी इंटरवल दिया हो तो भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपन दिया है क्लोज होना चाहिए, वो सबसेट ही होगा, बिल्कुल सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे गिवन है। अब जैसे इसके प्रूफ से अगर जाना है, प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में, एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, सभी ट्राई करना। दे दूं आज चैलेंजिंग में? बिल्कुल सेम यही टेक्निक लगानी है। और उन्होंने मिडिल नहीं बोला, उन्होंने कुछ और टर्म बोली है। मैं बता देता हूं कौन सा, ये सब लेवल 2 में मिलेंगे। अरे यार जब ढूंढता हूँ तब कभी नहीं मिलता। मिल गया। सेम टेक्निक से करना, समझ आ गया ना कैसे करना है अपन को? तो ये जरूर ट्राई करना जो मैं दे रहा हूं, ट्राई। ठीक है, पेज 181 क्वेश्चन नंबर 9, ये लेवल 2 का सेक्शन बी का क्वेश्चन है। गिवन दैट फोर्थ टर्म इन एक्सपांशन, देखो ऐसे प्रूफ काम आता है और ऐसे क्वेश्चन नए बन जाते हैं। इन 2 + 3x बाय 8 की पावर में 10, तो डरना मत, पता है ना क्या करना है। ठीक है, और अगर तुम्हें ये 2 नहीं पसंद है, 1 ही पसंद है, तो 2 जबरदस्ती बाहर निकाल दो, तो 2⁻10 बाहर आ जाएगा। तो वो तो हर एक टर्म में आना है 2⁻10, और x बेसिकली 3x/16 हो जाएगा। तो जहां जहां भी x है वहां पे 3x/16 चल जाएगा। समझ आ गया? अरे हर टर्म में आएगा ना 2⁻10, अगर मैं 2⁻10 बाहर निकाल दूं तो 2 बाहर निकालो तो। ठीक है, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगे तुम ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। हैज द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। अब समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Then x lies in the interval. ठीक है, अब x के बारे में कुछ दिया नहीं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पक्का है कि 2 आएंगे, और ये मल्टीपल करेक्ट में इसलिए दिया है। समझ आ गया? -b से -a होगा और एक a से b होगा। चलोगे आप तो, तुम्हें एक आइडिया तो मिल ही गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? No, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है, ये एक वैरायटी हो गई ग्रेटेस्ट टर्म की। एक और है, प्रूफ तो तुम्हें समझ आ गया, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन के तौर पे बता देता हूं मैं कैसे हम बात कर रहे हैं, बस यही एंड होगा अपना। फाइंड द, ध्यान से समझना, इस पे एक क्वेश्चन तुम्हें यूटी में 100% मिलेगा जो अब मैं बताने वाला हूं। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपांशन ऑफ 2 + 3x की होल पावर में 9 when x is equal to 3/2। हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है 2 + 3x की पावर 9 में से, अगर x मेरा 3/2 के बराबर है। अब उल्टा हो गया है, अब तुम्हें x दे दिया है। पहले तो हमने देखा कि अगर इस टर्म को ग्रेटेस्ट करना है तो x को क्या सेट करें, अब x दे दिया है, तो अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब है, देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ न्यूमेरिकल वर्ड इसलिए नहीं करा क्योंकि x पॉजिटिव ही दिया है। अगर x नेगेटिव दे देते तो वो न्यूमेरिकली पूछते हैं, तो मॉड लेना है वैसे ही टाइप का। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है 3/2 तो रख दो, तो वैल्यू आ रही है। मैंने शायद इसका मीनिंग बताया था। इसको एक्सपांड करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी 10 n+1, फिर हर एक टर्म में x की जगह 3/2 रख देंगे, फिर सबकी वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर से, फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू मिली अब वो टर्म देखेंगे कौन सा नंबर है उस टर्म का, तो वो टर्म नंबर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट टर्म मतलब वैल्यू होती है, इस पे भी हमने डिस्कशन करा था कि जब ये आया जेई में तो हमें वैल्यू पे न्यूमेरिकल टाइप में लिखना था, टर्म नंबर नहीं।
ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, अब लैंग्वेज में क्लियर नहीं होता है वो एक्चुअली कि तो वैल्यू ही निकालनी है हमें ग्रेटेस्ट टर्म की। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब देखो इधर इसका प्रूफ तो मैं बता दूंगा कैसे आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला। और इस पे भी क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में, ठीक है, करना जरूर। मुझे पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज में है पर है जरूर। 1 + x की पावर में n, मतलब मैं जो तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूं वो 1 + x की पावर में n के लिए दे रहा हूं। सर यहाँ तो 2 + 3x है, अरे 2 को बाहर निकालो तो, और x हो जाएगा मेरा 3x/2, तब तो लग जाएगा। नहीं मिडिल टर्म जरूरी नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पर तुम चेक कर सकते हो। वही सर, पहले वही बोला कि वो कर सकते हो तुम उस इंटरवल में आ जाए तो, बिल्कुल सही, वेरी गुड, कर सकते हो। तो 1 + x की पावर में n, अगर ऐसा गिवन है हमें एक्सप्रेशन, नहीं है तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1+ के लिए दे रहा हूं फॉर्मूला, केस 1। केस 1 क्या कहता है, अगर n+1 टाइम्स ऑफ mod x अपॉन mod x + 1 इक्वल टू p। केस 1 क्या है, अगर इसकी वैल्यू अपन ने निकाली n+1 mod x, मतलब न्यूमेरिकली भी आ जाए तो भी हो जाएगा, अगर x नेगेटिव भी हमें mod ही लेना है। n+1 टाइम्स ऑफ mod x अपॉन mod x + 1, इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। n क्या होगा, ये रहा 9, x क्या होगा 3x/2, इससे कंपेयर करेंगे तो 3x/2 बनेगा, कैपिटल X सब्स्टिट्यूशन, और x क्या है 3/2। x हमारा 3x/2 है और x की जगह 3/2 रखना है, फिर तो एक वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी एक वैल्यू। अगर केस 1 वही कह रहा हूं मैं, इफ p बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर p हमें इंटीजर मिलता है तो एक डायरेक्ट थ्योरी दी हुई है, tp एंड tp+1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। सर दो कैसे हो गई, अरे सेम आ रही होगी दोनों की वैल्यू, और मैंने बताया था दो टर्म सेम भी हो सकती है, तो हमें दो टर्म सेम मिलेगी, ये तो कंफर्म ही है। और कौन सी होगी वो दोनों टर्म ग्रेटेस्ट वाली, टीपी एंड tp+1। अब जैसे मान लो p कितना आएगा, मान लो आता है p अपने पास 6 आता है, तो t6, अगर p इंटीजर है तो p इंटीजर आ रहा है क्या, अगर आता है इंटीजर और 6 आता है तो t6 हमारी ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब r क्या हो गया 5। क्या इसमें से अपन 6th टर्म निकाल सकते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है फिर। और जो आएगी 6th टर्म r को 5 रख के जनरल टर्म में, उस वैल्यू में x की जगह फिर 3/2 रख देना, वही मेरी ग्रेटेस्ट टर्म। पर मान लो अगर, क्या मान ले, अगर बोलो बोलो, क्या मान ले, अगर इंटीजर नहीं आया, p not belongs to integer, not an integer, पहले में इंटीजर था, तो अगर इंटीजर नहीं आता है ये वैल्यू तो क्या करना है, तो t gif ऑफ p +1, gif तो लेना आता है ना नंबर का, और +1 मतलब r हो जाएगा gif ऑफ p विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। इस बार एक ही मिलेगी, इसमें एक ही मिलती है, ये हो गया, मतलब ये एक फॉर्मूला है। किसी किसी किताबों में x + y की पावर में n के लिए भी डायरेक्ट दिया हुआ है, x + y के लिए दिया हुआ है, बट ये याद करना आसान होता है मेरे लिए। तुम बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी लिखवा दूंगा, x + y वाला भी, जो हर x y के लिए भी वैलिड है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बट अभी के लिए ये याद रख सकते हो, और इसमें कन्वर्ट तो कर ही लोगे, और टर्म मिल गई, टर्म नंबर मिल गया तो टर्म वैल्यू तो निकाल ही सकते हो मेरे ख्याल से, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अगर अपन इस क्वेश्चन पे बात करें, और प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ बहुत इजी है। लेट मान लेते tr+1 ग्रेटेस्ट है, तो tr+1 अपॉन में tr, अरे ये बताया था ना tr, मॉड भी लगा सकते हो, और tr+1 tr+2 से भी बड़ा होगा, फिर पूरा सिंप्लीफाई करो, सब कुछ करो, और फिर तुम्हें पता ही है, तुम्हें आखिरी में इस टाइप का रिलेशन p का मिले, वो आ जाएगा तुम्हें। ये प्रूफ के थ्रू जाना है, पर ये प्रूफ के थ्रू हम लगाएंगे नहीं, अब ये पता होना चाहिए, ये हमने पहले सीखा ही सही, उसी से यहाँ रैंडम लेके और फिर r निकल जाता है, और फिर r के करस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू फिर निकलती है अलग अलग केस में।
तो अभी तो तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। तो अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं इस पार्ट को। 2 + 3x की पावर में कितना था, 9 था क्या? तो 2 + 3x की पावर में 9 है अगर, दिस इंप्लाइज क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकाल दो मतलब 2⁹9, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। अब x क्या है मेरा, 3x/2, तो 1 + कैपिटल X की पावर में 9, ये तो सभी में आने वाला है, तो ये तो कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं, हर टर्म में ही आएगा। तो और इसके अकॉर्डिंग हमें पता है अब n+1 mod x अपॉन mod x + 1, पर ये x मेरा कैपिटल X है, इससे हम पहले p निकालेंगे। तो n+1 3x/2 का मॉड अपॉन में 3x/2 का मॉड +1, व्हाट इज n, 9, 3x/2 मतलब 3/2 इंटू x कितना बोला था, 3/2 ही, 9/4, 9 + 1 10 इंटू 9/4 अपॉन 9/4 + 1। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कैसे सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। तो कितना आ रहा है, 90/13 आ रहा है शायद, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट आ रहा है, तो इंटीजर नहीं है, p नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमें पता है जब इंटीजर नहीं होगा तो GIF of p + 1 will be the greatest term, और अगर वो इंटीजर आ जाता तो TP और TP + 1 दोनों ही ग्रेटेस्ट होगा। तुम वैल्यू निकाल के भी देखना, दोनों की, दोनों से सेम ही आएगा, ये तुम देख रहे हो। नहीं x भी है बेटा, तब भी सेम आएगा, x भी है ना, अभी तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट नहीं बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट तो एनसीईआरटी का पार्ट है, मिडिल टर्म वाला ही होता है। ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ रहे जो एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन करा है कहीं पे भी, पर मेंस में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ना आरडी में। चलो TP + 1 will be the greatest term, तो GIF हो जाएगा 6, मतलब 7th टर्म होगी, 6th टर्म नहीं है 7th टर्म है, तो R कितना हो जाएगा 6। तो क्या 7th टर्म तुम निकाल सकते हो इसमें? आप पूरा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन था निकाल लेना, और जो भी आएगा उसमें x की जगह 3/2 रख देना, R मेरा 3 हो जाएगा। सबको आता है जनरल टर्म लिख के कंपेयर करके? तो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है 3⁻13 इंटू 7/2। चलो समझ आ गया ये सबको? यहीं पर ही अपना पार्ट खत्म होगा आज का, ठीक है। कुछ एक आध दो कॉन्सेप्ट और है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स करके एनसीईआरटी में भी एक आध क्वेश्चन दिए लेवल 2 में, रैशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं ऑल किसी भी पॉलिनोमियल में, वो बताना है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी शुरू होगी, फिर मल्टीनोमियल तो एकदम आखिरी में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ थिंकिंग के लिए, टेन फैक्टोरियल की पावर में k/2, ये k/py का, ये भी py/q है। 10 फैक्टोरियल की पावर में k/2 अपॉन में k फैक्टोरियल की मैक्सिमम वैल्यू, एट k इक्वल्स टू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो k की किस वैल्यू पे होगी, इनपुट क्या होगा, और k मेरा इवन इंटीजर बोला हुआ है ताकि वो डिफाइंड हो जाए। आज की थ्योरी का कहीं ना कहीं यूज करोगे तो बनेगा। अब कौन सी थ्योरी यूज होगी आज की वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें सोचना है, पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर क्रैक कर लोगे बिना कहीं सॉल्यूशन देखे तो तुम्हारा लॉजिकल अप्रोच बन रहा है KVPy के लिए। 10 फैक्टोरियल की पावर में k/2 अपॉन में k फैक्टोरियल। एक मिनट रुकना, एक सेकेंड, हाँ ये 10 फैक्टोरियल नहीं है, ये 101 है। तुम्हें कैसे पता यही है? अरे क्या नहीं दे सकते, देने को तो सब दे सकते, मेरा मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन,
इसको 101 कर देना तुम, ठीक है, मैं वही एक बार कंफर्म कर लिया। 101 की पावर में k/2 अपॉन k फैक्टोरियल। चलो ये हो गया, यहीं पर ही अपन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू।